मेश्राम साहब वो चरणबद्ध आंदोलन घोषित करने वाले हैं, जी जान लगाकर भारत बंद करना है और लाखों की संख्या में हम लोग बनारस जाएंगे और सम्राट अशोक की महान विरासत को सैल्यूट करने जाएंगे। उस विरासत को विदेशी आक्रांता जंगली असभ्य ब्राह्मणों से बचाने का काम करेंगे। साथियों, आज बनारस में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जनसभा को रोकने के लिए आरएसएस और बीजेपी के ब्राह्मणों के द्वारा हर तरह के षड्यंत्र किए गए और ब्राह्मणों ने पुलिस प्रशासन में बैठे हुए ब्राह्मणों ने, यहाँ तक कि कमिश्नर ने और कलेक्टर ने तक आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर इस कार्यक्रम को रोकने की पूर्ण रूप से साजिश की गई। जो लॉन बुक किया गया था बारिश को ध्यान में रखते हुए, तो वहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा लॉन के मालिक को धमकी दिया गया और ये लगातार किया गया। उसके बाद कल रात को, यानी आज रात को सवेरे आफ्टर 12 o'clock 1 बजे उसको जो धमकी भरा लेटर दिया गया और हॉल मालिक को उसके अंदर एक कार्यक्रम निरस्त किया गया, ऐसा उसके अंदर मेंशन है, मगर उसके अंदर कोई तारीख नहीं है, समय मेंशन नहीं है। तो इसके तहत अगर देखा जाए तो योजना बनाकर प्लानिंग करके बनारस पुलिस प्रशासन के द्वारा दी गई परमिशन को रद्द किया गया। यह अधिकार उन्हें नहीं है। जब आप लोगों ने परमिशन दिया तो उसके लिए कोई ठोस आधार, कोई बुनियाद आपके पास है क्या, जिसके आधार पर आप डिनाई कर रहे हो? तो यहाँ की एक लोकल अखबार में खबर आई, कोई मिश्रा है और मिश्रा ने ज्ञापन दिया है कि आर्य ब्राह्मणों को विदेशी कहते हैं, इसलिए हमारी आपत्ति है। तो आपत्ति की एक वजह ब्राह्मण बता रहे हैं कि ब्राह्मणों को विदेशी कहा जा रहा है। दूसरी एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई ब्राह्मणों के द्वारा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है और ब्राह्मण होकर आरोप लगाया है, और उसमें खुले तौर पर एक चौक में लोगों को, ब्राह्मणों को इकट्ठा करने की अपील किया गया है और उसके तहत हिंसा करवाने का भी ब्राह्मण लोग साजिश कर रहे थे, ऐसा उस ऑडियो क्लिप से जाहिर हुआ है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की इस विशाल जनसभा को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी खुद बनारस में 2 दिन के लिए थे, और जो 7 तारीख को उनका जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के लिए जो अधिकारी वर्ग है, सरकारी कर्मचारी वर्ग है, उनको योगी सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार ने टारगेट देकर लोगों को बुलाया गया। यानी इससे प्रमाणित होता है कि बीजेपी के बाद कोई जनाधार नहीं है और नरेंद्र मोदी का जो चुनावी क्षेत्र है
2014 के बाद खास करके वहां नरेंद्र मोदी को कोई जनाधार नहीं है। अब मुद्दा है कि ब्राह्मण लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है क्या? तो ब्राह्मणों का लोकतंत्र पर यकीन और विश्वास नहीं है, और ब्राह्मण लोग, आरएसएस, बीजेपी के लोग खुले तौर पर संविधान द्रोह कर रहे हैं। हमारा कार्यक्रम का विरोध यानी आर्टिकल 19 का विरोध है, और आर्टिकल 19 का विरोध यानी राष्ट्रद्रोह है। तो आज बनारस में ब्राह्मणों ने राष्ट्रद्रोह का कार्य किया, इसका मैं जाहिर तौर पर धिक्कार करता हूं। मगर ब्राह्मणों का हौसला किस वजह से बढ़ रहा है? इसकी एक वजह यह है कि उन्होंने 2019 में जस्टिस गोगोई को मैनेज किया, और जस्टिस गोगोई को मैनेज करके ब्राह्मणों ने अपने फेवर में फैसला ले लिया। जस्टिस गोगोई और अन्य जो 5 जजेस है, इन्होंने किस आधार पर फैसला दिया? वो विवादित जो जगह थी, तो उन्होंने 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उसी फैसले को कंटिन्यू किया। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले की बुनियाद क्या रखी है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर ही अयोध्या की विवादित जगह का उत्खनन हुआ था सन 2002-2003। उसके अंदर लास्ट तक जो खुदाई की गई, तो लास्ट फेज जो मिला हुआ है वो मौर्य काल का मिला हुआ है, और बाद में राजा कनिष्क, कुषाण काल, गुप्त काल और 12वीं शताब्दी तक गढ़वाल राजाओं के अवशेष मिले हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2002 और 2003 के एक्सकेवेशन रिपोर्ट को आधार बनाकर फैसला दिया क्या? नहीं दिया। किस आधार पर फैसला दिया? आस्था और श्रद्धा की बुनियाद पर 2010 में फैसला सुना है। 2019 में कोई नया फैसला सुनाया क्या? 2019 में जस्टिस गोगोई को एक महिला के द्वारा ब्लैकमेल किया गया, और जस्टिस गोगोई को मैनेज करके वो फैसला लिया, और 2010 का जो श्रद्धा और आस्था के नाम पर फैसला दिया था, उसी फैसले को कंटिन्यू किया गया। ना 2002-2003 के एक्सकेवेशन रिपोर्ट को आधार माना, और जो 1858 में जो विवाद हुआ था अयोध्या में, वहां फसाद भी हुआ था, और उसके बाद 1860 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी, और वहां पर सर मेजर जनरल कनिंघम ने उत्खनन कार्य किया था, और उत्खनन कार्य में ये जानकारी सामने आई थी कि जो बातें फाहियान और युवन संघ ने देखा था 7वीं और 4वीं शताब्दी में, वहां वो सारी बातें मौजूद है, ये बात सामने आई थी। और सर मेजर जनरल कनिंघम के नोटिस में वहां पर एक नागेश्वर नाथ टेम्पल है, उस टेम्पल में जो शिवलिंग है, वह शिवलिंग सम्राट अशोक के स्तंभ को तोड़कर बनाया गया है। ये बात भी मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा नोटिस में आई, रिपोर्ट में यह बात दर्ज है, भारतीय पुरातत्व विभाग के रिपोर्ट में यह बात दर्ज है। मगर जब 2002-2003 में एक्सकेवेशन हो रहा था मांझी और मनी के नेतृत्व में, तो उसी दरमियान सन 2003 में यही ब्राह्मण लोगों ने, आरएसएस, बीजेपी के, कांग्रेस के लोगों ने मिलकर वो जो बात रिकॉर्ड में आई थी कि नागेश्वर नाथ टेम्पल में सम्राट अशोक का शेर का स्तंभ है,
उस स्तंभ को दबाने की योजना बनाई गई और महाशिवरात्रि के रात में विशेष समारोह के तहत ब्राह्मण लोगों ने चांदी का पत्रा उस शिवलिंग को ढकाने के लिए लगा दिया गया, जबकि वो सम्राट अशोक का शेर स्तंभ है जिसको उल्टा जमीन में गाड़कर उसकी जो कमल की पंखुड़ियां है वो आज भी, उसको डिजाइन करने के बाद भी वो शेप आज भी दिखाई देता है। ये नागेश्वर टेम्पल विवादित स्थान से केवल 100 फीट अंतर पर है। साथियों, वहां पर मंदिर बनाकर कब्जा हो गया है और जो विवादित जगह है वहां पर सम्राट अशोक ने बनाए हुए 4 मुख्य स्तूप है, जिसको आज कुबेर पर्वत, मणि पर्वत कहते हैं। और कुबेर पर्वत में शाक्य मुनि तथागत भगवान बुद्ध के अस्थि कलश है। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी और उसकी प्रतिक्रिया बड़े पैमाने पर हो रही थी, तो कांग्रेस के लोगों ने या कांग्रेस की सरकार ने एक एक्ट पारित किया था, वर्शिपिंग एक्ट 1991, जिसमें ये कहा गया था कि केवल मात्र अयोध्या की जगह को छोड़कर उसकी कानूनी प्रक्रिया के लिए उसको चर्चा में लाया जाएगा, क्योंकि उसको गिराया गया है। तो उस जगह को छोड़कर बाकी जगह जैसे थे रखे जाएंगे। अब ये एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया है, ये एक्ट आज भी लागू है और आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने 4000 मस्जिदों को स्पॉट किया है ऑल इंडिया में और वो उस पर विवाद करना चाहते हैं। और ब्राह्मण लोगों ने उस एक्ट को खारिज किए बगैर, चर्चा विमर्श से रद्द किए बगैर, वो लोग आज काशी और मथुरा की सुनवाई कर रहे हैं। पार्लियामेंट में जो कानून पास किया वर्शिपिंग एक्ट, उसको रद्द किए बगैर ये लोग बनारस कोर्ट में सुनवाई कैसे कर रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई कैसे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। मगर जो 4000 स्थान वो डिसाइड कर रहे हैं, वो 4000 स्थान मूलतः बौद्ध स्थान है, बुद्धिस्ट स्थल है। तो ब्राह्मण लोगों ने लॉकडाउन का सहारा लेकर योजना करके साकेत पर कब्जा किया है, मगर साकेत में अन्य बौद्ध स्थान अभी भी बचे हुए, इसको बचाने का मामला अब हम टेक ओवर कर रहे थे। आज उसका निर्धारित कार्यक्रम था। तो ये बात ब्राह्मणों को पता चली कि ये लोग बौद्ध स्थानों को चर्चा कर रहे हैं और आरएसएस, बीजेपी के लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर भारत के मूल निवासी बहुजनों की जो विरासत है उसके ऊपर नाजायज तरीके से कब्जा करना चाहते हैं। तो ब्राह्मण लोग 2024 का चुनाव हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ना चाहते हैं और कई मुस्लिम नेताओं को, मौलानाओं को अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दबाव में लाकर आरएसएस के हिंदू राष्ट्र का कुछ मौलाना समर्थन कर रहे हैं। उत्तर भारत के एक बहुत बड़े मौलाना है, उनका एक वीडियो गुप्त मीटिंग का लीक हुआ जिसमें उनको दबाव डाला जा रहा है और वो मान्य कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो इसमें मुसलमान का ज्यादा फायदा है। अरब कंट्री में जितना फायदा नहीं है उससे ज्यादा फायदा हिंदू राष्ट्र में है। तो ब्राह्मण लोग एन केन प्रकारेण मौलानाओं को डराकर या मुस्लिम तंजीमों को डराकर एक राजनीति खेल रहे, गंदी राजनीति खेल रहे। तो साकेत के बाद उनका जो हौसला बढ़ गया है उसको रोकना जरूरी है और उनको दुनिया के पटल पर नंगा करना जरूरी है।
इसलिए आज बनारस में सारनाथ में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहले यह कार्यक्रम आदरणीय भंते अनागारिक धम्मपाल इनकी जो जगह है वहां पर होने वाला था, वहां जो इंटर कॉलेज है मैदान है वहां पर होने वाला था, मगर हैंडबिल भी बन गया, उन्होंने अनुमति तक दे दी। उनके जो वहां चलाने वाले जो शिष्य वर्ग है, भिक्खु है, वो खुश हुए। उनको ये कहा गया कि अनागरिक धर्मपाल का अधूरा रहा कार्य को ही हम चला रहे हैं, हम उनके शिष्य हैं। जैसे हैंडबिल बन गया, उनकी अनुमति से हैंडबिल बन गया, तो उधर से उन भिक्खुओं ने मैसेज दिया मिलने के लिए आओ, और कहा कि हम आपकी परमिशन निरस्त करते हैं। हमारे साथियों ने पूछा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऊपर से आरएसएस बीजेपी के द्वारा हमें दबाव लाया जा रहा है। मेरे से उनकी बातचीत हुई तो मैंने उनको कहा, अनागारिक धर्मपाल जी ने आखिरी सांस सारनाथ में छोड़ी थी और उन्होंने यह तक कहा था कि मैं ब्राह्मणों के चुंगल से बुद्ध के पवित्र धर्म स्थलों को एक जिंदगी में आजाद नहीं किया, मगर मुझे और जिंदगी मिलती या मुझे और जन्म मिलेगा तो भारत के धरती में ही मुझे पैदा करो, ताकि मैं ब्राह्मण के चुंगल से बुद्ध के पवित्र स्थानों को आजाद करा सकूं। तो उन भंते को हमने उस बात को याद दिलाया और उनको यह तक कहा कि आप हमें ओरली इनकार मत करो, आप लिखित में हमारी परमिशन को रद्द करो। ये आज से 20 दिन 22 दिन पहले की बात है। ये डेवलपमेंट कैसा हो रहा था। हमने उनको कहा कि हम हर हालत में वहीं पर कार्यक्रम करेंगे। हम भी देखना चाहते कि हमारे भंते लोग और वो भी अनागारिक धर्मपाल जी को मानने वाले लोग, क्या वो आरएसएस के साथ है या हमारे बुद्धा और अशोका की विरासत के साथ है। साथियों, हमने भी मान लिया कि उनके लोगों पर दबाव डाल दिया जा रहा है, तो अब इस कार्यक्रम को हर हालत में किया जाए। तो इसके लिए हमने एक लॉन बुक किया और कल तक का उसका डेवलपमेंट है। पुलिस प्रशासन ने परमिशन दिया है, ऐसा नहीं है कि हम परमिशन के लिए गए और उन्होंने परमिशन नहीं दिया, परमिशन मिल चुकी है। और लाखों की संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश से लोग निकल पड़े थे। तो ब्राह्मण लोगों ने, गुप्तचर विभाग ने इसकी जानकारी लिया होगा। तो दूसरा शॉकिंग न्यूज ये आ गया कि उन्होंने 9 जुलाई को यानी आज से ट्रेन रद्द कर दी। बनारस मंडल की ढेर सारी जो ट्रेन है जो बनारस में पहुंचती है, वो ट्रेन को उन्होंने रद्द किया। तो ये इस बात का सबूत है कि इसका विरोध आरएसएस बीजेपी के कहने पर चल रहा था और इसमें खुद कमिश्नर, कलेक्टर और जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी है, त्रिपाठी, दुबे, पांडे, चौबे, बड़ी आश्चर्य की बात है कि ब्राह्मण पुलिस अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है। कई पुलिस अधिकारी हमारे भी लाइजनिंग में है, उन्होंने तक ये जानकारी दी कि इसमें ब्राह्मण लोग, आरएसएस बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हैं। मध्य रात तक विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के लोगों की मीटिंग इन ब्राह्मण अधिकारियों के साथ चली थी और कोई मिश्रा है, उसने ज्ञापन दिया है कि ब्राह्मणों को विदेशी कहा जा रहा है। एक सब्जेक्ट हमने रखा था, वो सारनाथ बनारस के प्रोग्राम में भी और मथुरा के प्रोग्राम में भी है। वो सब्जेक्ट ये है कि डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी है तो भारत की किसी भी भूभाग पर विदेशी ब्राह्मणों का कब्जा कैसे हो सकता है। ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी सिद्ध हो चुका है, तो ब्राह्मणों को अगर मिर्ची लग रही थी, ब्राह्मणों को कोई आपत्ति हो रही थी,
तो ब्राह्मणों को हमारा कार्यक्रम होने देना चाहिए था और हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करना चाहिए था। या नरेंद्र मोदी को तुम बुला रहे हो, जनाधार तुम्हारे पास नहीं है, किराए से या लोगों को डरा धमका कर गांव देहात से लोगों को ला रहे थे, ऐसी भीड़ तो हमारे पास नहीं थी। हमारे पास मिशन है, मूवमेंट है, आंदोलन है, विचारधारा है। तो ब्राह्मण लोगों ने इस कार्यक्रम को विरोध करके हमारा बहुत बड़ा फायदा किया है, और वो फायदा ये है कि उत्तर प्रदेश के गांव देहातों में चर्चा शुरू हो गई है कि ब्राह्मणों ने वामन मेश्राम जी को विरोध किया, ब्राह्मणों ने बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क को विरोध किया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को मोर्चा को विरोध किया, और ब्राह्मणों की आपत्ति है कि ब्राह्मण विदेशी है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। तो इसकी चर्चा उत्तर भारत में गांव देहातों में शुरू हो गई है, और माननीय वामन मेश्राम साहब ने बड़े आंदोलन की घोषणा करने के कारण डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, यह चर्चा अब ऑल इंडिया में जोर शोर से शुरू हो गई है। हम हमारे लोगों को समझा रहे थे, तो हरियाणा के ब्राह्मणों ने डीएनए कॉन्फ्रेंस का विरोध करके देखा, कानपुर में हमारे वामसेव के अधिवेशन को, राज्य अधिवेशन को विरोध करके देखा, और किराए के गुंडे ब्राह्मणों को आगे करके विरोध करके देखा। तो हमने 6 अक्टूबर को लाखों का मोर्चा वहां पर लेके गए। तब मोहन भागवत को वहां से भागना पड़ा था, और 183 ट्रेन रद्द कर दिया था। इसके बावजूद वहां पर 4-4.5 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे, और आज भी बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हो गए। लोगों में भयंकर रोष है सरकार के प्रति, और जो मूल निवासी बहुजनों की विरासत है, इसके ऊपर जो नाजायज कब्जा किया है, इसको लेकर हम कई सारे रहस्य उद्घाटन करने वाले थे, मगर आरएसएस बीजेपी के लोग हमें बोलने नहीं देना चाहते। या हम जो बातें चला रहे, हम जो बातें लोगों को बता रहे, जो मुद्दे हम लोगों को बता रहे हैं, उन मुद्दों को भी वो टिका नहीं कर रहे, टिप्पणी नहीं कर रहे। इस बहाने चर्चा में तो विषय आएगा, काशी किसकी है, मथुरा किसकी है। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे बताने वाला हूं, और जल्द ही काशी मथुरा किसकी, ब्राह्मणों की या बौद्धों की, ये जल्द ही प्रकाशन होने वाला है, और उत्तर प्रदेश में ही होने वाला है। वो हमारी बात को, या जो हम मुद्दे उठा रहे हैं, उन मुद्दों को दबा नहीं सकते। हम पहले स्टडी करते हैं, तैयारी करते हैं, और सबूत पहले इकट्ठा करते हैं, और बाद में दावे से बोलते हैं। हमारे साथियों ने कहा कि पुलिस धमकी दे रही है, अगर आप कार्यक्रम करते हैं या इकट्ठा होते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा होगा, फलाना होगा, जेल होगी। हमने हमारे कार्यकर्ताओं को कहा, वो जो करना चाहते हैं उन्हें खुली आजादी है। अगर वो केस करते हैं तो हमें काशी मथुरा के मामले में कोर्ट में पार्टी बनना ही है। अगर वो विरोध करने के लिए केस करते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं, वो धमकी दे रहे हैं, तो हमें कोर्ट में जाना ही है। हमारे पास एक सबूत नहीं है, हजारों सबूत है। बनारस का कमिश्नर और बनारस के कलेक्टर, हमें अरेस्ट करना चाहिए था, हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करना चाहिए था। वो नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मणों को मालूम है, इनके पास हजारों सबूत हैं, और हम डंके की चोट पर बोल रहे हैं, साकेत हमारा है। मोहन भागवत ने यह कहा था, लॉकडाउन अवसर है, देश भर में सारे लोगों को घर में दबोच के रखा था, मगर राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। साथियों, खोजबीन करने के बाद यह जानकारी सामने आई है कि ब्राह्मणों के मौर्य पूर्व और तथागत भगवान गौतम बुद्ध के पूर्व कोई मंदिर के अवशेष है तो दिखाओ।
भगवान गौतम बुद्ध के पहले ब्राह्मणों के कोई मंदिर के अवशेष नहीं है। सम्राट अशोक के समय में भी ब्राह्मणों के कोई भी सिंगल मंदिर के अवशेष नहीं है, बल्कि ऋग्वेद में यह लिखा हुआ है कि यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं, ये प्रतिमा बनाते, इनकी लिपि है, वो उनकी घृणा कर रहे हैं। जब ब्राह्मण लोग मूर्तियां, कल्चर, सभ्यता, ये मूल निवासी बहुजनों का है, उनका धिक्कार कर रहे हैं, तो ब्राह्मण लोग आज मंदिरों के नाम पर इतना नाटक नौटंकी क्यों कर रहे हैं? खोजबीन करने के बाद ये पता चला है कि भारत की तमाम मंदिर संरचना यह बौद्ध स्तूप की नकल है। भारत की तमाम जो मंदिर है और जो विख्यात प्रसिद्ध मंदिर है भारत में, वो सारे के सारे बौद्ध स्तूप की नकल है। और उसकी जो दिशा है, उसकी जो संरचना है, उसका जो आकार है, वो सारा का सारा बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर पर खड़ा है। आप किसी भी मंदिर में जाओ तो जो गुण विशेष स्तूप कल्चर के साथ है, जैसे स्तूपा को क्लॉकवाइज उल्टी प्रदक्षिणा है, किसी भी मंदिर में जाओ तो वहां भी उस मंदिर को क्लॉकवाइज प्रदक्षिणा है। ये बौद्धों की चोरी है, या ब्राह्मणों ने उस चोरी को कायम इसीलिए रखा क्योंकि बुद्धिस्ट लोगों को अगर कंट्रोल करना है तो उनकी परंपराओं को धीरे धीरे असिमुलेट करना होगा। मगर वो पॉपुलर पद्धति थी स्तूपा को प्रदक्षिणा करने की, वो सारे मंदिर में है। स्तूप के अंदर गर्भगृह होता है, स्तूप के अंदर एक इंटरनल पार्ट होता है, तो मंदिर में भी एक पोर्च होता है, एक सभागृह होता है, और अंदर आप प्रवेश करने के बाद एक गर्भगृह होता है। यह भी गुफा के अंदर का जो स्तूप है, इसकी चोरी है। और बुद्धा की जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसको ही आइडल रखकर स्तूप बनाए गए थे, इसको ही आइडल रख के मंदिर बनाए गए हैं। बुद्धा के सिर के ऊपर उष्णीषा होता है, उसी को मंदिर में कलश कहते हैं। और कलश और बुद्धा का उष्णीषा, इसमें कोई अंतर नहीं है। साथियों, चाहे ब्राह्मणों के जो भी प्रसिद्ध मंदिर है, वर्तमान राम मंदिर जो है, ये प्राचीन बौद्ध स्तूप की नकल पर खड़ा किया जा रहा है। उनका अपना कोई स्ट्रक्चर, आइडल स्ट्रक्चर नहीं है। और ये बात हम सब प्रमाणात सिद्ध करने वाले थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ब्राह्मणों ने पहला मंदिर कब बनाया, तो गुप्त काल में वराह का मंदिर बनाया मध्य प्रदेश में, और यह मंदिर 359 में बनाया सन एडी। इसके पहले ब्राह्मणों का कोई मंदिर होने का सबूत नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, ब्राह्मणों के पुराणों में, ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में और 5वीं-6वीं शताब्दी में लिखे गए अथर्ववेद में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, ब्राह्मणों के लिए संदेश लिखा हुआ है कि हे आर्य ब्राह्मणों, तुम लोग काशी बनारस मत जाओ, यहां तक कि वंग यानी बंगाल, मगध में भी मत जाओ, क्योंकि वहां बौद्धों के सेंटर है, बौद्धों के मुख्य केंद्र है, और वहां जाने से आपको कोई भी प्रायश्चित्त करने से आपकी मुक्ति संभव नहीं होगी। जो ब्राह्मण लोग काशी बनारस को अपवित्र नगर कहते थे, लिखित है, अथर्ववेद में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है, वो ब्राह्मण लोग आज बनारस के लिए आग्रह क्यों कर रहे हैं? तो काशी मथुरा का, खास करके बनारस को आज वो मुक्ति का केंद्र कहते हैं।
वहां मरना यानी स्वर्ग में जाने के बराबर है। जो मुक्ति के केंद्र थे, ब्राह्मणों ने उसको स्वर्ग जाने के केंद्र घोषित कर दिए और बहुजन लोगों को लूटने का धंधा ब्राह्मणों ने वहां शुरू किया। दरअसल ब्राह्मण लोग बनारस की घृणा इस वजह से करते थे क्योंकि शाक्य मुनि तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने वहां प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन किया था। साथियों, 1935 में सर प्रिंसेप और उनके शिष्य सर मेजर जनरल कनिंघम ने सन 1835 में पहली बार सारनाथ में उत्खनन किया। बाद में 1853 में भी हुआ, 1860 में भी हुआ। कई आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने उसका उत्खनन किया और उसके रिपोर्ट सर मेजर जनरल कनिंघम ने प्रकाशित किए हैं। उस रिपोर्ट का ये कहना है कि भिक्षु लोग जब भोजन कर रहे होंगे तब ब्राह्मण लोगों ने अचानक तरीके से सारनाथ पर अटैक किया और सारनाथ में भिक्षुओं का कत्लेआम किया और उत्खनन में कोयला, जला हुआ कोयला बहुत बड़े पैमाने पर मिला। और जो किट्टो जो उद्घाटन जिन्होंने और एक उत्खनन किया था और सर मेजर जनरल कनिंघम ने अपने साथियों के भी अन्य रिपोर्ट का हवाला देकर यह लिखा हुआ है कि सारनाथ बनारस में बहुत बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों ने, विधर्मियों ने हिंसा अभियान चलाया और बौद्ध स्तूपों को डैमेज किया, भिक्षुओं का कत्लेआम किया। 7वीं शताब्दी में सारनाथ में 3000 भिक्षु रहते थे, जिसको उत्तर काशी बोलते हैं। और जो दक्षिण काशी है, जहां पर आज ये मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा है, वहां पर भी सम्राट अशोक के 2 बड़े विहार थे। उन विहार का नाम युवन संघ बोलते हैं, वो आनंद वन विहार था। वहां पर भी बड़े पैमाने पर भिक्षु निवास करते थे। और वो जो आनंद वन का जो विहार है, वह 8वीं हर्षवर्धन राजा के बाद कन्नौज राजा आए और कन्नौज के गढ़वाल राजाओं ने बौद्ध विरासत को प्रोटेक्ट करने का काम किया। 12वीं शताब्दी में कुमार देवी ने सारनाथ में 9 मंजिला बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनियों का विहार बनाया था, संग्राम बनाया था। और धम्मेक स्तूप को जो ब्राह्मणवादियों के द्वारा तोड़ा गया था, उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी कुमार देवी ने किया था। चाहे गोविंद चंद्र गढ़वाल हो या कुमार देवी हो या आखिरी राजा कन्नौज का राजा जयचंद्र गढ़वाल हो, इन लोगों ने प्रोटेक्ट करने का काम किया। गोविंद चंद्र गढ़वाल का जो मंत्री था लक्ष्मीधर भट्ट, उसने जो काशी के ऊपर ग्रंथ लिखा है, निबंध बोलते उसको संस्कृत भाषा में, उसके अंदर विद्यमान विश्वेश्वर मंदिर का जिक्र नहीं है। यानी 12वीं शताब्दी के पहले बौद्ध विरासत पर आक्रमण हुआ है, मगर जो विद्यमान जो मंदिर वो बता रहे, जिसके लिए वो नौटंकी कर रहे हिंदू मुसलमान की, तो जो मंत्री था उसके संस्कृत निबंध में उस मंदिर का जिक्र नहीं है। 13वीं शताब्दी के बाद ब्राह्मण लोगों ने मुगल आक्रमणकारी लोगों के साथ समझौता किया और समझौता करके अगल बगल में मंदिर मस्जिद खड़े किए। मगर जब ब्राह्मणों को अवसर मिला तब उन शासकों के और ब्राह्मणों के बीच में लड़ाई हुई। सोचने वाली आश्चर्यजनक बात यह है कि अक्रांता जो लोग हैं वो लोग बौद्ध विहारों को नष्ट कर रहे, जैसा ये ब्राह्मण प्रचार में ला रहे हैं। तो बौद्ध विहारों को मान लो उन्होंने नष्ट किया, तो उन्होंने मंदिरों को नष्ट क्यों नहीं किया? पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई, संभाजी महाराज की तरह निगुरता से ब्राह्मणों ने गद्दारी करके मारा। महाराजा जयचंद की हत्या कर दी, वो बौद्ध राजा थे। उसी तरह बंगाल के जो सेन राजा थे, उनकी हत्या क्यों नहीं की गई?
अगर ब्राह्मणों की भाषा में या मुगल उस समय समस्त प्रजा को हिंदू प्रजा कह रही थी, तो बंगाल के सेन राजाओं का कत्लेआम क्यों किया गया? सेन जो ब्राह्मण राजा थे उनको प्रोटेक्ट करने का काम आक्रांता मुगल मुस्लिम आक्रांताओं ने किया, और ब्राह्मणों ने ही नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी ये महाविहार जलाए। आज ये बातें गलत बता रहे। साथियों, वर्तमान जो विवादित स्थान है वहां पर एक पंडित ने एक ब्राह्मण ने वेश्यालय तक शुरू किया था। ऐसा संस्कृत काव्य भी हमें उपलब्ध हुआ। ये जो मंदिर के नाम पर चिल्ला रहे हैं, वहां पर एक ब्राह्मण ने वेश्यालय की बस्ती का निर्माण किया और उसने ही वे उस मंदिर में वेश्यालयों को पहली बार एंट्री दिया। तो इनके मंदिर दुराचार के अड्डे बने हुए थे। और कितने दुराचार के अड्डे बने हुए थे, तो एक ब्राह्मण ने वो लिख कर रखा हुआ है, उसका काव्य, अश्लील काव्य। और सारे हिस्टोरियन को मालूम है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स लोगों को मालूम है, मगर वहां के बदमाश ब्राह्मण लोग सही इतिहास को छुपा रहे हैं और ब्राह्मणों के वर्चस्व को कायम करने के लिए वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। तो विद्यमान जो मंदिर या मस्जिद का ढांचा कह रहे हैं, उसके नीचे आनंदवन महाविहार है जो सम्राट अशोक द्वारा निर्मित है, और उसके ऊपर वो नाजायज तरीके से कब्जा करना चाहते हैं। अब वर्तमान में ब्राह्मण लोग क्या हासिल करना चाहते हैं? न्यायपालिका को मैनेज कर लिया जाता है। जब राजीव गांधी को लोकसभा का प्रचार करना था तो उन्होंने ऑर्डर दिया फैजाबाद जिले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को कि वो विवादित जो जगह है जिसको ताला लगा हुआ है वो खोलो, और उसने बाजब्ता शिलान्यास किया और वहां से वो मामला शुरू हुआ। कांग्रेस, आरएसएस, बीजेपी के लोगों का एक ही मकसद है, ब्राह्मण राज को कायम करना। तो राजीव गांधी के कहने पर एक जज थे ब्राह्मण, उन्होंने काले बंदर को देखकर, वो मायूस चेहरा हुआ ऐसा देखकर फैसला सुनाया और ताला खुलवाने का ऑर्डर दिया। जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो ब्राह्मणों ने रिकमेंडेशन किया कि इसको पदोन्नति करनी चाहिए, क्योंकि उसने ब्राह्मणवाद मजबूत करने के लिए काम किया। तो उसका विरोध किया था, मगर बीजेपी ने बाद में उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए। क्या ऐसे जजेस को देशभक्त माना जा सकता है कि वो बंदर को देखकर फैसला दे रहा है? और उसने अपनी बायोग्राफी में मान्य किया। क्या जस्टिस गोगोई को निरपेक्ष जज माना जा सकता है? वो मैनेज होकर उसने आरएसएस बीजेपी के समर्थन में फैसला दिया है। तो आरएसएस और बीजेपी के लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब ईवीएम के द्वारा उनके पास सत्ता है और उसके द्वारा जजेस को मैनेज करना बहुत आसान है, क्योंकि सारे के सारे जजेस ब्राह्मण तो हैं। हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ब्राह्मण तो हैं। वो कहाँ फैसला दे रहे? आरएसएस और बीजेपी उनको जो कह रही है उसको आधार बनाकर वो गलत बातों को फैसला मानकर दे रही है। हम नहीं मानते कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो आर्कोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर दिया या कोई उसके लिए ठोस आधार है, कोई शिलालेख है। ब्राह्मणों के पास पुराण है, ब्राह्मणों के पास कोई आधार नहीं है। अभी हाल ही में दिल्ली में औरंगजेब के एक पुराने किले का उत्खनन भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा कराया गया, ऐसी खबर 7 जून के अखबार में आई कुछ दिन पहले। और उस खबर का हेडिंग है कि वहां प्री मौर्य अवशेष मिले। अब प्री मौर्य का मतलब होता है बुद्धकालीन, ऐसा उसका सीधा मतलब माना जा सकता है। मगर भारतीय पुरातत्व विभाग का अधिकारी कहता है
कि हमें महाभारत कालीन अवशेष मिले। अरे ब्राह्मणों, अरे पुरातत्व विभाग के ब्राह्मणों, महाभारत काल बुद्ध के पहले कैसे लेकर जा रहे हो? सम्राट अशोका के पहले महाभारत काल, रामायण काल कैसे लेके जा रहे हो? आज तक तो यही पढ़ाया गया और दुनिया के हिस्टोरियन लोगों ने मान्य किया है कि रामायण महाभारत ये मौर्य राजा भरतरथ की हत्या करने के बाद लिखा गया और बौद्ध कथाओं की चोरी करके ही उसका कथानक डेवलप किया गया। तो ये सारा चोरी का मामला है। रामायण में 16 बार बुद्ध का जिक्र है, महाभारत में 137 बार बुद्ध का जिक्र है। अगर रामायण महाभारत बुद्ध पूर्व है तो फिर इसमें बुद्ध का जिक्र आने की वजह क्या है? महाभारत में ये तक लिखा हुआ है जो बात पास्ट में होकर गई है वो उन्होंने कलयुग के नाम पर फ्यूचर में लिखा है। महाभारत में लिखा है कि कलयुग में एडुक की पूजा होगी। एडुक की पूजा का मतलब है बुद्ध स्तूप की पूजा होगी। भिक्षाटन करने वाले भिक्षुओं को लोग मान देंगे, सम्मान देंगे, ब्राह्मणों को कुत्ता भी नहीं पूछेगा, लिखा है। ब्राह्मणों का कोई मान सम्मान नहीं करेगा, ब्राह्मणों को कोई कीमत नहीं देगा। इस तरीके से साथियों महाभारत में बौद्ध धर्म का ही जिक्र है कलयुग के नाम पर। तो रामायण महाभारत ये बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में लिखे हुए ग्रंथ है और ये सारी बातें डिस्क्लोज होने वाली थी। तो ब्राह्मणों को लगा इनको रोका जाए, मगर ब्राह्मणों ने हमें बहुत बड़ा अवसर दिया। इसके लिए उन अच्छे ब्राह्मणों को बहुत बहुत बधाई कि हम हमारी विरासत को बचाने के लिए मैदान में उतरे थे। तो अब हमारे लोगों की आंखें खुल रही है कि अगर हम गलत है तो हमारे ऊपर एफआईआर करते, हमें जेल में डालते, मगर हम सही है तो ब्राह्मण लोगों ने हमारा जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 का जो उन्होंने हनन किया है उसके खिलाफ माननीय वामन मेश्राम जी ने देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है और यहां तक कि भारत बंद की भी घोषणा की है। और हम लोग अभी बड़ी तैयारी करके जल्द ही भारत बंद करने के बाद भारी संख्या में लाखों की तादाद में हम बनारस में जाएंगे। चाहे मोहन भागवत हमें रोक ले या नरेंद्र मोदी हमें रोक ले, हम हमारी विरासत को बचाने के लिए बहुत बड़ी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे और हर हालत में इस विरासत को बचाने के लिए काम करेंगे। पहले तुम लोगों ने लॉकडाउन का सहारा लिया, अब तो ब्राह्मण लोगों को इससे भारी नुकसान हो सकता है। वो जो ऑडियो क्लिप हमने अभी सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की है, वो कह रहा है फसाद करवाएंगे, हत्याकांड करवाएंगे, हिंसा अभियान करवाएंगे। पुलिस का काम था वो जो ऑडियो जिसने प्रचारित किया उसको पकड़ा जाए और उसको जेल में ठुसाया जाए, मगर उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने षड्यंत्र किया। पुलिस प्रशासन ने विदेशी ब्राह्मणों को मदद करने का काम किया। तो मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं। दोबारा वही बात सिद्ध हो गई कि डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मणों का भारत देश नहीं है। ब्राह्मणों का खून टेस्ट किया गया, उनके डीएनए टेस्ट किए गए, यहां तक कि उनके महिलाओं के तक डीएनए टेस्ट किए गए। ब्राह्मण पुरुषों के डीएनए वेस्ट यूरेशिया से है, उनकी कम्युनिटी का नाम यामनिया कम्युनिटी है और कई सारे रिपोर्ट बताते हैं ब्राह्मण अत्यंत जंगली, हिंसक, दुराचारी और कपटी नीच है। उन्होंने यूरोप और भारत में आकर बहुत बड़ा हिंसा अभियान कराया, ऐसे कई सारे रिपोर्ट कहते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा डीएनए साइंटिस्ट डेविड रिच, इन्होंने डीएनए की किताब पढ़ी, प्रसिद्ध की है। ये किताब ब्राह्मणों को दुनिया पर नंगा करने वाली किताब है। उस किताब का नाम है हु वी आर एंड हाउ गॉट हियर। इसमें सबसे ज्यादा क्रूर जमात, जंगली जमात, असभ्य जमात
ब्राह्मण यामनिया कम्युनिटी के बारे में लिखा है। ब्राह्मण जंगली है, असभ्य है, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, जिन्होंने छुआछूत निर्माण किया, जाति व्यवस्था में हमारे मूल निवासी लोगों को बांटा, आदिवासियों को जंगल में खदेड़ा, उन्होंने हमारी महिलाओं को गुलाम बनाया। तो ब्राह्मण लोग सभ्य जमात नहीं है, ये डीएनए ने प्रूव कर दिया। तो ब्राह्मण विदेशी है, इसीलिए ब्राह्मणों का धर्म भी विदेशी है। ब्राह्मण विदेशी होने के कारण भारत के मिट्टी पर दावा करने का ब्राह्मणों को कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। जैसे ब्राह्मण लोग ब्रिटिशों को विदेशी कहते थे और उनको विदेशी कहना ही देशभक्त मानते थे, उसी तरह हम कहते हैं कि ब्राह्मणों को विदेशी कहना ही वास्तविक देशभक्ति है। ब्राह्मण विदेशी है, ये चर्चा उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर शुरू हो गई और माननीय मेश्राम साहब का वीडियो रिलीज होते ही ऑल इंडिया में ब्राह्मण विदेशी है, इस चर्चा को प्राथमिकता मिल गई है। मोहन भागवत हो या बीएचयू का ज्ञानेश्वर चौबे हो या कोई भी त्रिपाठी पांडे दुबे हो, वो हमसे बहस करे डीएनए के मुद्दे पर, तब मानेंगे ब्राह्मणों में कोई पांडित्य है, कोई विद्वत्ता है। ब्राह्मण हमसे डिबेट करने के लिए डर रहे हैं, हमारी सभाओं को रोक लगा रहे हैं, हमारी बातों तक हमारे लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहे, बल्कि उनके मीडिया ने हम लोगों पर पूर्ण रूप से ब्लैकआउट किया है। हम लोग हमारे संगठित रूप से SC ST OBC का राष्ट्रव्यापी संगठन बनाने के कारण हम हमारी बातों को हमारे बहुजन समाज के अंदर फैला रहे हैं, तो ब्राह्मणों में भयंकर डर का माहौल पैदा हुआ है। ये आग अब हरियाणा में भी लग चुकी है और ये आग अब उत्तर प्रदेश में भी लग गई है। तो मुझे लग रहा है कि ब्राह्मण लोग ऐसी हरकतें करके भारत में जन आंदोलन करवाने का माहौल अनुकूल कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं सभी तमाम ब्राह्मणों को कहता हूं कि आप लोगों की संख्या 3.5% है और हमारी संख्या 97% है। SC ST OBC और तमाम क्षत्रिय राजपूत यहाँ तक कि बनिया लोग भी, हम लोग 97 हैं और वो 3.5% है। तो 3.5% लोग 97 लोगों का विरोध करते हैं, तो करे, क्योंकि इस देश में जन आंदोलन होकर रहेगा और जन आंदोलन को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। जल्द ही हम लोग काशी मथुरा किसकी, ब्राह्मणों की या बौद्धों की, इस ग्रंथ का प्रकाशन उत्तर प्रदेश में करने वाले हैं, बहुत जल्द करने वाले हैं। और हम लोग जो बातें वो दबा रहे हैं, वो बातें उछलकर सामने आएगी। उस पंडित ने यह भी आरोप लगाया, वो बामसेब को वामपंथी कह रहे हैं। अरे हम लोग RSS BJP के ब्राह्मणों को विदेशी कहते हैं, उसी तरह कांग्रेस और कम्युनिस्ट के ब्राह्मण भी विदेशी हैं। केवल RSS BJP के ब्राह्मण ही विदेशी नहीं है, कम्युनिस्ट ब्राह्मण भी विदेशी है। वो बामसेब का जिक्र वामपंथी कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग जानबूझकर उसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों में नैतिकता कहाँ है? सही नाम तो लो, दुश्मन का सही नाम लेकर तो विरोध करो। मगर ब्राह्मणों में कोई इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है। ब्राह्मण लोग इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन करते हैं। जो खबरें आ रही है, जो ऑडियो आ रहे हैं, वो गुमराह करने वाले हैं। तो अभी एक बात हुई, मैं कार्यक्रम के पहले बनारस में घाट देख रहा था, अलग अलग घाटों का मैं परीक्षण कर रहा था पुरातात्विक आधार पर। वहां मुझे प्रताप सिंह भोसले महाराज का समाधि स्थल ढूंढना था। प्रताप सिंह भोसले महाराज ये छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिस थे और उन्हें 1839 में 17 जिले से कैद कर बनारस में कैद करके रखा था। 10 साल वो कैद रहे और उनको अत्यंत तड़पाकर उनको यहाँ पर मारा। उनका राजबाट छीनकर महाराष्ट्र का छत्रपति शिवाजी महाराज को यहाँ मारा और उनकी बात समाधि भी देखने को नहीं मिली। वह पंडे बता भी नहीं रहे थे।
तो हम एक संस्कृत विद्यालय गए, जो वहाँ भोसले राजा का मंदिर है, उसके बगल में एक संस्कृत विद्यालय है। मेरे साथ हमारे आंदोलन के साथी सिद्धांत मौर्य जी थे। वो पंडित ने हमें 10-15 मिनट वहीं पर बिठा के रखा था। आज से 15 दिन पहले की बात। तो उसने हमको बिठा के रखा, 15-20 मिनट हो गया। तब उसने कहा कि आप बोलो। तो हमने कहा कि इधर प्रताप सिंह भोसले महाराज का निधन हुआ था, यही पर उनकी कहीं ना कहीं समाधि होगी। उस छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिस थे, इसीलिए आपको मैं पूछ रहा हूं, कोई पंडित बता नहीं रहे, जो बताएगा हम उसको दक्षिणा देने के लिए तैयार है। मुंह मांगा दक्षिणा, भीख देने के लिए तैयार है। तो उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं है। तो उसने हमारा बहुत समय खाया, तो मुझे गुस्सा आया। तो मैंने मेरे गुस्से को अलग शब्द में जाहिर किया। मुझे मालूम है कि ब्राह्मण लोग आज भी खुलकर वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। तो मैंने वहां पर कहा कि अगर हमें संस्कृत विद्यालय में दाखिला करना है तो क्या फीस है? बोले आइए, डॉक्यूमेंट लेके आइए, हम आपको एडमिशन कराएंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है, केवल डिग्री लेके जाओ। तो मैंने कहा कि मेरे दोस्त है सिद्धांत मौर्य, इनको दाखिला करा दो, जो फीस होगी वो देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप डॉक्यूमेंट लेके आइए, हम आपको सजेशन देंगे कि ये इसमें एडमिशन लो। तो मैंने कहा नहीं, उनको वेद का ज्ञाता होना है, वेद का पंडित बनना है। तो आज के वर्तमान के ब्राह्मण, बनारस के ब्राह्मण ने हमारे मुंह पर, सिद्धांत मौर्य जी के मुंह पर कहा कि आपको वेद पढ़ना मना है, आप ज्यादा से ज्यादा पुराण पढ़ सकते हो, क्योंकि शाक्य, सैनी, मौर्य, कुशवाहा ये शूद्र कैटेगरी में आते हैं। हमारे साथी एक दूसरे को देखते ही रह गए। साथियों, बनारस में ब्राह्मणवाद बहुत बड़े पैमाने पर एंटी नेशनल काम कर रहा है। आरएसएस, बीजेपी के लोग विदेशी तो है ही, और विदेशी होने के कारण ही वो देश भर में बम ब्लास्ट किए। अभी पुणे का ब्राह्मण कुरुलकर, उसकी एटीएस ने जांच किया और कई हजार पन्नों का रिपोर्ट उन्होंने चार्जशीट और वो रिपोर्ट दाखिल किया है। मैं बीजेपी सरकार को अपील करता हूं कि वो जो कुरुलकर की जो जांच की है महाराष्ट्र एटीएस ने, उसको सार्वजनिक करे। जो आरएसएस का वर्कर है, साइंटिस्ट है, उसने भारत की जानकारी पाकिस्तान को भेज दी है, अमेरिका को भेज दी है। तो ये आरएसएस के ब्राह्मण लोग देशद्रोही ब्राह्मण है, और देशद्रोही ब्राह्मणों की सत्ता है। और आरएसएस के ब्राह्मण लोग भारत की खुफिया जानकारी, देश के विरोध में जो जानकारी का इस्तेमाल कर सकते, उसका प्रयोग आरएसएस, बीजेपी के लोग कर रहे हैं। तो ये सरकार निकम्मी है, ये आतंकवादियों की सरकार है, इसको हराना पड़ेगा 2024 में। और जो हिंदू मुसलमान का गुब्बारा जो ब्राह्मणों ने खड़ा किया है, ये जो माहौल बनाते हैं मंदिर मस्जिद के नाम पर, वो देश को गुलाम बना रहे। और ये बात जो है, वास्तविक लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, वास्तविक लड़ाई मूल निवासी बनाम विदेशी ब्राह्मणों की है। ये बात आज के कार्यक्रम से सिद्ध होने वाली थी। इस बात का ब्राह्मणों को डर था कि भारत का वास्तविक इतिहास नाग बनाम विदेशी ब्राह्मण है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। वो लड़ाई आज हमने शुरू कर दी है, और ब्राह्मण लोग डरे हुए हैं। ब्राह्मणों को डरना जरूरी है। ब्राह्मण विदेशी है, और विदेशी ब्राह्मणों को, मूल निवासियों को डरना बहुत जरूरी है। हम जल्द ही उत्तर प्रदेश में काशी मथुरा किसकी, ब्राह्मणों की या बौद्धों की, बहुत सारी बातों का हम पर्दाफाश करेंगे। कार्यकर्ताओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूं, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग देश भर में तैयारी में लग जाओ। जल्द ही, संभावना आज ही या कल तक। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल निवासी।